नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमारा इतिहास चल रहा है। जो लोग इतिहास आप लोग नहीं देख रहे हैं उसको पूरा देखें। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही कहेंगे कि पीवाईक्यू सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो दो चीजें आपका फायदा रहेगा। पहला क्या है कि पहला आपका पीवाईक्यू तैयार होगा, आयोग किस प्रकार से प्रश्न पूछता है ये भी आप जान पाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को एक क्या देंगे, एक धार देंगे, एक नई आयाम देंगे, एक नया दिशा देंगे। और क्या होगा, अगर आप लोग इसको देखेंगे भी तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आयोग इसी को क्या करेगा, घुमा फिरा के पूछता है। उसके पास अब प्रश्न बनाना ही है नया बनाने के लिए, तो दो ठो इधर उठाएगा, दो ठो उधर से उठाएगा, तो वही बना के देगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, तो पूरी पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, और जो हमने कहा है कैसे क्या करना है, लिखना क्या है, और उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो आपके लास्ट में एक पेज बचेगा आपको। ठीक है, एक पेज का नोट्स बचेगा आपका, मतलब जो भी टॉपिक हम बताने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक पेज का नोट्स बन जाएगा। उसको क्या करें, दिन भर दिन रात आप जब भी समय खाली पाइए उसको रट्टा मारिए। चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आपको बताना है कि भारत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधित्व करती है। तो किसने किया था, तो डफरिन ने। किसने, तो डफरिन ने। ऐसी बाकी बाकी बातों को थोड़ा सा आपको क्या करना है, लिखना है एक जगह कि कौन किसने किया था, किसने क्या कहा था। कर्जन ने क्या कहा था, अभी जस्ट आपको अगले लेक्चर में मैंने बताया था। तो कर्जन ने क्या कहा था ये भी बताना है। ठीक है, और डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1884 से लेकर 88 तक, और इसी के समय क्या हुआ था, यानी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। किसे भारतीय ग्लैंड स्टोन कहा जाता था, किसे भारतीय ग्लैंड स्टोन कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को। भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत की आशा और भारत के ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, किसको, तो दादा भाई नौरोजी जी को। और नौरोजी जी ने तीन तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब कब, तो आपको पता है, पहली बार 1886 में, और दूसरा बहुत लोग जानते होंगे 1906 वाला। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहली बार स्वराज शब्द यानी स्वराज की बात किया गया था। ठीक है, और दूसरा कब किए थे, 1893 में। थोड़ा सा ये इनके बारे में नहीं लोग जानते हैं, 1893 में भी किए थे इन्होंने। ठीक है, चलिए। इन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था। ये कई बार पीसीएस पूछ चुका है कि इनके पुस्तक के बारे में, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो नौरोजी जी ने। नौरोजी मतलब दादा भाई नौरोजी पूरा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, देखिए आपने पढ़ लिया है तो सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो बिल्कुल। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये भी सही। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं, अनुदार पार्टी से नहीं चुने गए थे। ठीक है, बल्कि उदारवादी दल की ओर से लड़े थे। ठीक है, और 1892 में। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। तो कैसे सही करेंगे, तो नौरोजी ने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में क्या किए गए थे, चुने गए थे। बाकी चीजें हमने आपको बता दिया पहले ही। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, किसने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उसके बदले में पढ़ा था, तो कौन पढ़ा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़े थे कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पढ़ा था। और इनके बारे में थोड़ा जान जाइएगा कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से घुमा फिरा के पूछे तो आप बता दें। तो आगे बढ़े, चलिए। तो बताना है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कि राजा जनता के लिए बने हैं, न कि जनता राजा के लिए। यानी राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। जनता जो है राजा के लिए नहीं बनी है। तो ये वक्तव्य किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको पता ही है, एमजी रानाडे। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में भी विख्यात थे ये। कौन, तो एमजी रानाडे।
ये भी ध्यान देना है। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था। ये नया प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो क्या है, गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था, तो ये भी ध्यान देना है। और क्या है, इन्हें वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण इन्हें विपक्ष का नेता जैसे पद से भी विभूषित किया गया था। और 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये काफी बार पीसीएस पूछा है, तो इसकी स्थापना किए थे। और गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे आपको बताना है, अभी जैसे बताया मैंने। कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था, तो कौन नहीं था, तो गोखले जी नहीं थे। बाकी बाल पाल जानते हैं, राय, ये सब क्या थे, उग्रवादी नेता थे। अब बताना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो आपको पता है 1905 का। और 1905 की अध्यक्ष यानी जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, बनारस में, ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बताइए फिर आगे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, यानी धन निकासी के बारे में बात कर रहा है ये। तो 1905 के, 1906, 1907, ऐसा नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। और आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका पर क्या है, एक दोषारोपण था, तो ये ध्यान देना है। चलिए, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो उनका ये स्वतंत्रता, स्वराज, ये सब नहीं था। औपनिवेशिक स्वायत्ता, बिल्कुल। तो उस समय उनकी यही थोड़ा सा मांग थी कि कुछ मिल जाए, उदारवादियों का थोड़ा उदारवादी टाइप के थे, ठीक है। कौन मध्यम मार्गी नहीं था, तो कौन नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक। ये सब क्या थे, उग्रवादी टाइप के थे, मारो पीटो भगाओ। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था कि ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक टाइप का मांग रहे हैं, मतलब उस समय प्रार्थना याचना कर रहे थे, तो भीख एक प्रकार से हुआ। चलो आगे चले। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने, तो तिलक जी ने किया था। तो ये सब चीजें तो आप लोग बता ही देंगे आप। और चलिए, कथन कार्ड बताना आपको। बाल गंगाधर तिलक यानी सांप्रदायिकतावादी थे, तो ये तो गलत हो जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो ये सही है। तो इन्होंने धर्म का जो राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था, एकजुट करने के लिए लोगों को, इसलिए कि धर्म क्या है, आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय एकता से जुड़ा विषय है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदू त्योहारों जैसे 1893 गणपति महोत्सव का शुरू कराए थे, और 1895 छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्सव, ठीक है। तो इससे लोग क्या करते हैं, इससे लोग आत्मगौरव, राष्ट्रीय एकता की भावना जुड़ाव होता है लोगों में, तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना अच्छी बात होता है, ठीक है। चलिए, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा था, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि ये सिर्फ तमाशा कर रहे हैं 3 दिनों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आधुनिक भारत के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अगर इसको शिद्दत से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपको आयोग का पता चल रहा है कि किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। आप जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं वो कूड़े का ढेर है, उसे कोई मतलब निकलता नहीं है। तो अब आप बाकी चीजें आप समझदार हैं, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, जो लोग नया है उनके लिए यही है कि पूरी शिद्दत से फॉलो करिए। पीवाईक्यू आपको क्या करेगा, अगर आपको पीसीएस निकालना है तो पीवाईक्यू से करना पड़ेगा दोस्ती। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे, भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। यूपीपीएससी 2021 में पूछा था, तो अंबिका चक्रवर्ती जी नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों लोग थे। बताना है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था, तो करजन था, करजन।
बताना है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया गया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाली पहली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया और अरविंद घोष ने भी अपनी विश्वविदेशी विचारधारा के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। चलिए, और क्या था कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था, तो ये थोड़ा सेंटेंस आपको ध्यान देना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था कि निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो उस समय की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में जन यानी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो सुरेंद्र बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र बनर्जी ने। और आपको पता है 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। लोगों ने उपवास रखा और क्या किया? वंदे मातरम गीत गाए और एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है बंगाल विभाजन से संबंधित। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था, इससे पहले हमने देख लिया है। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में जब पूछा जाएगा तो सैयद हैदर रजा ने किया था। अगर दिल्ली में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? सैयद हैदर रजा। और स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में नेतृत्व किया था, जबकि अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने, चिदम्बरम पिल्ले ने ये सब कहाँ किए थे? तो जैसे चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास का नेतृत्व किया था और सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. नायर भी इनके सहयोगी थे, ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़े। कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो नौरोजी साहब तो किए ही नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस जी उस समय पढ़ रहे होंगे। फिरोज शाह मेहता जी नहीं थे, अरविंद घोष थे। उस समय यही काफी चर्चे में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सही है? तो आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, कुछ विशिष्ट, ठीक है, सभी नहीं। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिखाई, तो बिल्कुल सही। पहली बार उन्होंने घर से मतलब अपने दहलीज को लांघा था पहली बार महिलाओं ने। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए, तो बिल्कुल सही। किसान एकदम अपना क्या थे, इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए थे ज्यादा। यह बंगाल तक सीमित रहा, तो ऐसा था नहीं, इसलिए लोगों ने लीड किया था मद्रास में, दिल्ली में। तो इसका मतलब था कि बंगाल तक सीमित नहीं था। तो आप चौथे ऑप्शन को काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 2 3 आपका सही है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी ली थी पहली बार। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को, ये ध्यान देना आपको। और घोषणा किया गया था कब? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था? तो कब? तो बनारस का अधिवेशन में, 1905 का बनारस अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था किसका? तो बनारस यानी बनारस अधिवेशन का। ठीक है, और इसी में क्या हुआ? बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प लिया गया था। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, राष्ट्रीय एकता आंदोलन को कमजोर करना, नए राज्यों के हिंदुओं को अल्पतम में लाना था। तो उपरोक्त सभी यही इनको क्या था? इनका यही षड्यंत्र था, ताकि अलग कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम खंडित कर दिया जाए, नए राज्य में हिंदुओं को क्या कर दिया जाए? अल्पसंख्यक बना दिया जाए, और जो राष्ट्रीय चेतना का भाव है उसको क्या कर दिया जाए? कुचल दिया जाए। ठीक है, तो जो भी आंदोलन होते हैं वो बंगाल से ही होते हैं। उसी समय वही ठीक ठाक थे लोग, सभी लोग ठीक है यार। चलिए, बताना आपको किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बस इसको ध्यान देना है। राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल बाल गंगाधर तिलक जी ने। अच्छा, ये भी ध्यान देना है आपको। थियोडोर
थियोडोर एल से ने दी लिगेसी ऑफ लोकमान्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। विदेशी जो लोगों ने किताब लिखता है तो उनके बारे में थोड़ा सा आयोग क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। बताना है कि असहयोग बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था। तो जो कलकत्ता का 1920 में हुआ था, यानी सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उसी में क्या हुआ था, कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध के बावजूद भी क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी और इसे अपना आंदोलन मान लिया, जबकि विरोधियों में प्रमुख सी आर दास थे। और इसका विरोध किसने किया था, तो सी आर दास। ठीक है, चलिए। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। तो किसने, तो भोलानाथ चंद्र ने। ऐसे नाम अगर नए नए दिखे तो क्या करना है, आपको नोट करना है। ठीक है, सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये सब चीजें आपको पता है पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं था। थोड़ा सा देखिए इसको एक बार और। स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। अच्छा ठीक, वकालत किए थे। चलिए आगे बढ़ना है कि कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया। तो बिल्कुल। धोबियों ने विदेशी वस्तुओं को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े। तो ये गलत है यार, ऐसे नहीं करेंगे ये लोग। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार का माध्यम बने थे। तो सही नहीं है, सही है तो यार। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बना था। और अमार सुनार बंगला 3 रवि यानी जो गीत था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया था। तो बिल्कुल सही। तो हमारा क्या हुआ, तो सही है। और विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार का माध्यम बना था। ये थोड़ा सा क्या होगा ना, लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यही गलत है, लेकिन ये क्या है, सही है। ठीक है, तो क्या नहीं हुआ था बंगाल में, यही धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया ताकि उनकी आय बढ़े। तो ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, हम सब भारतीय इतना भी नहीं कमीना है। ठीक है, हम लोग बड़े सही लोग हैं। चलिए अब आपको बताना है कि कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो कौन थे, आर एन टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भी थे और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक भी थे। स्वदेशी आंदोलन का जो यानी बंगाल विभाजन जो हुआ था, ये किसके विरोध में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं थे, आपको पता है। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 23 नवंबर 1919 को। इसमें दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था और गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे, तो स्वदेशी आंदोलन से। अच्छा, ये पत्रकार के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, इनको अलग से लिखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन से कौन से पत्रकार जुड़े थे, भारतीय राष्ट्रीय यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, H.W. नेविंसन, ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 1904 को लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो किसने, दादा भाई नौरोजी ने। तो और फिर क्या हुआ था, जब 1906 का अधिवेशन हुआ था तो इसमें शब्द पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़े। बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय हुआ था रद्द किया गया 1911 में, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं, घटनाओं का क्रम दिया गया है उसको व्यवस्थित करना है। तो बंगाल विभाजन तो 20 जुलाई 1905, इसलिए कि यहाँ निर्णय पूछा है। देखिए निर्णय, घोषणा, लागू, ये सब चीजें अलग अलग डेट पे है, तो थोड़ा सा आंख और कान को खोल कर रखिएगा। आंखें देख गड़ाइए और कान से सुनिए। ठीक है, स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य के रूप में स्वीकृत मिला था, तो आपको पता है कब, 1906 के अधिवेशन में। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया, देखो पूछ दिया ना, 7 अगस्त 1905। और फिर क्या हुआ, सूरत विभाजन 1907। अगर इसको आप लास्ट में रख देंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, यानी ए कट गया, आपका डी कट गया, तो 2 ऑप्शन बचेगा।
अब क्या करना है, तो आपको पता है बंगाल विभाजन का पहली बार हुआ था, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़े। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित हुआ था। क्या हुआ था? भाषा के आधार पर बंगाल का पुनर्गठन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाली भाषियों को क्षेत्रीय एकता सुदृढ़ करना, ये भी नहीं। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल प्रांत का निर्माण हुआ था, ये सही है आपका। तभी तो किए थे सब लोग अलग, तभी तो विभाजन हुआ था भाई। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था, यानी स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था, सावरकर जी ने, ठीक है। और स्थापित किया, अच्छा ये भी जानिएगा, मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि हुई थी, ये भी आपको ध्यान देना है। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, उसकी प्रतिक्रिया के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। और उसी समय क्या किए थे? अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो 1971 का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था, ये आपको ध्यान देना है। इसी लगे हमने क्या करना है, कांग्रेस का सूरत और विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। तो पहले है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूरज सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? तो कल्पना दत्त को। इनका नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूरज सेन के साथ 1933 में इनको गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त को, ठीक है। बाकी कुछ देखना नहीं है। किस जेल में राजेंद्र लाहेड़ी की फांसी दी गई थी? तो किसमें बताना आपको। तो राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी दी गई थी किसमें? तो गोंडा जेल में, ठीक है। और किसके थुआ में? तो आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती में। और क्या हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर में, यानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशनलाल को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। और ये चारों जिले को आपको ध्यान देना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे? तो गोरखपुर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे मिलान करने के लिए देता है। और रोशनलाल को, यानी राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे? तो गोंडा में, रोशनलाल को इलाहाबाद में, और किसका नाम है? अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह, ये कहाँ पे? तो फैजाबाद फांसी दी गई, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? ये ध्यान देना है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी किसने इंग्लैंड में दिया है, शब्दों पे गौर करिएगा, ठीक है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में रहकर अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए 1905 में संस्था यानी इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। किस संगठन में किसका उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी एचआरए, ठीक है। और क्या हुआ था? एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों के पूरे नाम को आपको ध्यान देना है। कौन कौन से सदस्य थे? तो बिस्मिल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां थे, और रोशन सिंह थे, और कौन थे? भगत सिंह जी थे, और चंद्रशेखर आजाद जी थे, और राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठीक है। इतने लोगों का नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर ऐसे भी पूछ सकता है सिर्फ नाम से, और किसको कहेगा कि इसमें कौन शामिल नहीं थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन फंसाया जा सकता है आपसे। चलिए अब बताना है आपको, घटना दिया है और उसका क्रम बताना है आपको। काकोरी एक्शन, तो 9 अगस्त 1925, ये सब आपको पता चला होना चाहिए। क्रांतिकारी और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? तो 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी, और उसी को प्लस में तो फांसी दिया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह द्वारा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंकना, ये कब किया गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को। तो इन घटनाओं को आपको क्या करना है? तो क्रम में लगा देना है, ठीक है। अब तो लगा ही देंगे, अब सीरियल वाइज दिख रहा है, ऐसे ही कुछ करना ही नहीं है दिमाग में। चलो आगे बढ़े। अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार पूछा गया ये सब चीजें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुआ था, तो आपको पता है सूरत अधिवेशन 1907 में। ये सब चीजें हमने बहुत पहले पढ़ लिया था।
तो आपको बताना है कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 की अध्यक्षता किसने किया था। देखने बता पाते हैं नहीं आप लोग। किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था, किसने लिया था। तो इसमें मॉर्ले, रदरफोर्ड, मिंटो ये सब नहीं थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, आपसे मैंने पहले ही जिक्र किया था। और H.W. नेविल्सन नामक अंग्रेज जो थे, जो पेशे से क्या था, पत्रकार था, और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, H.W. नेविल्सन के बारे में। ठीक है, चलिए अनुशीलन समिति के बारे में, ये काफी विवादित क्वेश्चन, एक बार पूछ देता है तो हो जाता है थोड़ा सा। स्थापना कौन किया था, पी मित्रा, बी.डी. सावरकर, या वारिंद्र घोष, या नरेंद्र गोसाई। तो कौन, तो पी मित्रा और वारिंद्र घोष। तो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्र लोक समाज से हुआ था, किंतु प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो था अनुशीलन समिति, और जिसका गठन हुआ था 1902 में। 1902 में हुआ था किसका, अनुशीलन समिति का। और मिदनापुर में इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की, जबकि इसका गठन कलकत्ता में पी मित्रा ने किया था। ठीक है, और जतिन नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य थे। और इस समिति से युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ था। युगांतर, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आगे बढ़े। तो अनुशीलन समिति को पता चल गया कब, 1902 में। चलिए, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। 1928 में क्या हुआ था, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया था। फिर क्या रखा गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम रख दिया गया था, और जिसका उद्देश्य यही था कि एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। भारत में क्या करना है, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिव वर्मा, उस समय राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं थे, तो आप ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, देखिए जब 1924 में जब कानपुर में सम्मेलन हुआ था किसका, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी जो HRA का गठन किया गया था, तो इसमें क्या हुआ, तो HRA ने पैसा एकत्र करने के लिए एक पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को, जिसमें काकोरी 8 डाउन ट्रेन को रोककर रेल विभाग का खजाना लूट लिया गया था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भारी भरकम लोगों को गिरफ्तारी किया गया, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र को फांसी दे दी गई थी। तो ये आपका दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कट करके दे सकते हैं आपका, तो आपको पता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को पकड़ लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था, तो मुठभेड़ में गोलियों की। वैसे हटाइए सब चीजें, मतलब सही है। तो अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था आजाद जी को, तो मुठभेड़ हुआ था कहाँ पे, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, आपने देखा ही होगा अल्फ्रेड पार्क के बारे में, तो वहीं पे हुआ था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ, यानी बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, वहां जाके क्या किए, बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और फिर 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ये 23 मार्च आपको ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना तो किसने किया था, रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले वो। ठीक है, तो उन्होंने बैंकॉक में क्या किया था, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किए थे। और इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर एक आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, लीड किया। ठीक है, और 1945 में जापान में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि आज भी रहस्यमय बना हुआ है। इसके बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी यानी गुमनामी बाबा के बारे में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, और कभी मौका मिले तो किताब भी पढ़िएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। किसने दिया था, तो भगत सिंह ने।
तो इन्होंने क्या कहा था, अदालतों में प्रवेश करते समय क्या बोलते थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहानी ने एक जलसे में आजादी एक कामिल की बात करते हुए दिया था, लेकिन इसको हाईलाइट किया था भगत सिंह जी ने। ठीक है। यह भी ध्यान देना है कि इनकलाब जो जिंदाबाद था, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी और पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी लेकिन पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने इसका प्रयोग किया था, तब से वहां से चर्चे में आ गया। ठीक है। अलीपुर बम कांड, अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो अलीपुर बम कांड में CR दास जी ने। अलीपुर बम कांड मामले में 1908 से 9 में हुई थी और 1 वर्ष चला था और इस कांड के मुख्य जो अभियुक्त थे अरविंद घोष थे और वारिंद्र घोष थे। और अरविंद घोष के बचाव में कौन उतरे, तो चित्तरंजन दास जी। इन्होंने क्या किया था, अदालत में बहस किया था। काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो किसके, तो गोविंद वल्लभ पंत के। गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो गोविंद वल्लभ पंत। बाकी आप चीजें जानते ही हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया, तो इसे कहा गया तिलक जी को। और किसने कहा था, तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि मराठा अंग्रेजी में है, केसरी क्या है, मराठी में। ये क्या है, तो आपको बताना है, समाचार पत्र है। ठीक है। मराठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मराठी भाषा में होगा। ठीक है, अंग्रेजी में है, तो ऐसे पकड़ लेंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, गीता रहस्य, इसको नोट कर लीजिएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक तिलक को अभागा राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तिलक जी की, ध्यान देना है। और इनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने भी उठाया था। और मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान देना है। मौलाना हसरत मोहानी ने क्या किया था, शोक गीत पढ़ा था। शौकत अली ने इनको कंधा दिया था और अर्थी यानी कंधा दिया था गांधी जी के साथ, और सैफुद्दीन किचलू ने भी उठाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपका नया बनाएगा आयोग। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में, आपको पता है। और गोंडा में किसको दिया गया था, फैजाबाद में किसको दिया था, और इलाहाबाद में किसको दिया गया था, तो ये आप लोग को कमेंट बताना है, या तो फिर अपने मन में थोड़ा सा आंसर ले लेना। ठीक है, कमेंट तो करेंगे नहीं आप लोग, हमें पता है, आलसी लोग हैं आप लोग। और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में क्या किया गया था, 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। और फांसी दिए जाने से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने कहते हुए क्या कहा था कि दूध पीने से इनकार कर दिया था। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद राजेंद्र, और ये सब चीजें उन्होंने आपसे पूछा है, आपको बताना है कमेंट में। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है, तो अशफाक उल्ला खां। फिर बताना है कि लाल बाल पाल त्रिगुट जो था, कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो कौन बने थे, लाला लाजपत राय बने थे। किसमें, तो 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन कौन किए थे, जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ये चीजें आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि असहयोग का प्रस्ताव 1920 के ही नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी, रखा गया था। ठीक है, रखा गया था जो, इसके बारे में ध्यान देना है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, ये भी ध्यान देना है, विशेष अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता के यानी विशेष अधिवेशन में, और उसकी जो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने किया था। ऐसे क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं तो इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, शब्दों पे गौर करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, तो आप तो बता ही लेंगे आप। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री लेते हुए क्या किया था, अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो उनका नाम था बीना दास। देख रहे हो कितनी साहसी महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो लाला जी ने किसको माना था, तो मेजनी को। मेजनी यानी ये इतालवी क्या था, इतालवी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, और इटली की वकालत की थी इन्होंने, स्वतंत्र और एकीकृत इटली की। कौन, तो मेजनी ने। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो आपको पता है, लाहौर षड्यंत्र में।
तो सांडर जब हत्याकांड हुआ था उसके मामले में गिरफ्तार किए गए थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड का केस चला और यही जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन के शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें एक विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहे। उनका नाम क्या था? तो योगेश चंद्र चटर्जी जी, योगेश चंद्र चटर्जी जी। और इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा ऐसे। तो अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम था इन सर्च ऑफ फ्रीडम। अगर ये ऐसा पूछा जाए, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब बताना आपको कौन उग्रवादी नेता थे, तो आप तो बता ही लोगे आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित में से किसने यानी किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो मैडम कामा को। भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में मैडम कामा को जाना जाता है। और कुछ जानना है तो भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता था। ठीक है, चलिए। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती है? तो किसने? तो भगत सिंह ने कहा था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, इनमें से यह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था? किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न में कौन सा एक चरण उत्तरदायी नहीं था? तो कौन उत्तरदायी नहीं था? तो भारत में राजनीतिक विविधता। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो भारत में जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का विकास में कई कारक जिम्मेदार थे। क्या क्या थे? सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, भारत की राजनीतिक एकता, ऐतिहासिक अनुसंधान, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, भारतीय समाचार पत्र, साहित्य, नौकरियों में भारतीयों के साथ जो पक्षपात होता था, यातायात, संचार के साधनों का विकास, विदेशी आंदोलन का प्रभाव भी था, और लॉर्ड लिटन की न्यायपूर्ण नीति, इल्बर्ट बिल जो लाया था, वो सब चीजें क्या है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में यही आपका कारण बने बाद में। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में परिणाम क्या निकला था? तो इसमें क्या हुआ? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुआ था? फांसी दे दिया गया था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था? तो भगत सिंह। ये कौन क्या कहा था, ये सब चीजें ध्यान देना है। ठीक है, तो क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यानी क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। और भगत सिंह ने कहा बम और पिस्तौल क्रांति नहीं बनाते हैं, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। देख रहे हो? चलिए, भगत सिंह के बारे में ये है, इनके कथनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्न में से किसने पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था? तो किसने? तो तिलक जी ने। किसने? तो तिलक जी ने। और गणपति त्योहार पुणे में 1893 में शुरू किया गया था। चलिए, उन्होंने कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तब तो पकड़ लेंगे आप, गोखले जी थे। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया था? तो ब्रिटिश शासन की बाटो राजकरों और कूटनीतिक कारण, कांग्रेस के अंदर पंथी उग्रवादियों के मतभेद कारण, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस समर्थन वापस लेने के कारण, या चौरी चौरा घटना के कारण? बताना है आपको, बताइए। तो कांग्रेस के नरमपंथियों और तथा उग्रवादियों में मतभेद के, यानी उग्रवादियों के मतभेद के कारण। ठीक है, तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। कांग्रेस नरमपंथी उग्रवादियों में मतभेद का कारण 1919 में ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। और नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का जो स्वागत किया था, जबकि गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया। और इसी के कारण क्या फलस्वरूप क्या हुआ? नरमपंथी नेता सुरेंद्र बनर्जी और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये ध्यान देना है। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? तो किसने? तो तिलक जी ने लगाया था। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो देखो, सन भी पूछता है थोड़ा सा, तो 18 अप्रैल 1898 को। तो ध्यान देना है। ठीक है, इनको चापेकर बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान देना आपको। लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी बिस्मिल जी नहीं शामिल थे, और रोशन सिंह ये भी नहीं थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 3, 4, 5 आपका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े।
वीडी सावरकर ने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना निम्न शहर में की थी। तो कहाँ किए थे? वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक शहर में किया था और 1899 में इसमें स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की कालांतर में ही इसका क्या किया गया था? अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि हुई थी। ठीक है, थोड़ा सन को लेके भी काफी इधर उधर होता है। तो अब आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन पे। तो भगत सिंह, कथन कारण पूछा है। भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद, इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो बिल्कुल सही। और ये क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, और सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सान्याल ने के भाई जो थे यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का और कौन कौन शामिल थे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आयोग देखिए पूछा है। चलिए बताइए, आपको बताना सूची दिया गया है और जो क्रांतिकारी हैं गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना। ठीक है, तो कौन थे? अनुशीलन बिल्कुल, अभिनव भारत बिल्कुल। तो एक दो आपका सही है। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, न्यू नेशनल, ये सब नहीं है, तो दो आपका सही है। चलिए आगे बढ़े। अभिनव भारत की स्थापना आपको पता है 1904 नासिक में और वीडी सावरकर जी ने किया था। और सावरकर इसके दौर पहले क्या था कि 1899 में पहले मित्र मेला एक गुप्त सभा थी। ठीक है, जिसको बाद में अभिनव भारत किया गया। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, उनका जन्म 1883 में हुआ था, तो बिल्कुल सही, रट्टा मारिएगा इसमें। ये सब चीजें आपको जल्दी समझना बुझना नहीं है। इसके पिता का नाम, मतलब उनके पिता का नाम क्या था? दामोदर पंत सावरकर जी था। और उनकी माता का देहांत 1901। ऐसे सन पे थोड़ा सा क्या होता है, डाउट होता है, तो आप काट देंगे। और उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिए। बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो मेहता, तेलंग, तैयब जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। 1906 में शिमला मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल निम्नलिखित में किससे मिला था? तो आपको पता है किससे? मिंटो से। 1906 में यहीं से क्या पड़ा था? न्यू पड़ गया था। ठीक है, तो सही सुमिलित नहीं है, बताना है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमरेंद्रनाथ, ककोरी, अशफाकुल्ला, लाहौर जतीन दास, नासिक षड्यंत्र रासबिहारी घोष से, ये सही नहीं है। अच्छा, ये जो आपका मुकदमा है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे नासिक षड्यंत्र केस जो हुआ था 1909-10, ध्यान दीजिएगा। और परिणाम क्या था? विनायक सावरकर को निर्वासन, 26 अन्य कारावास। दिल्ली षड्यंत्र केस जो था 1912 में मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी। ये ध्यान देना है कि किसमें क्या हुआ था। ठीक है, फिर काकोरी षड्यंत्र केस 1925, या तो अरेंज करने की देगा या तो इसमें कौन जुड़े हुए थे नाम दे देगा। ठीक है, और उसमें कहेगा कि कौन शामिल नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन शाह, ये सब आपने पढ़ा है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। रास बिहारी घोष का संबंध मुख्यतः दिल्ली षड्यंत्र केस से था। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस से, जो कि इसमें नहीं दिया था, तो आपको राइट ऑप्शन है सही। ठीक, चलिए, तो कौन शामिल नहीं था? तो नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी घोष नहीं थे, बल्कि किससे संबंधित थे? तो दिल्ली षड्यंत्र केस से, दिल्ली षड्यंत्र केस से। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। तो आपको जानते ही हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कई बार। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणति किसकी फांसी से हुई थी? ठीक है, तो 3-4 यानी सुखदेव और राजगुरु, इसमें भगत सिंह भी शामिल थे। तो ऑप्शन में दिया नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? आपको दिया है कि संघ दिया, उसके संस्थापक, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, बाकी आप तो मन मिला लेंगे। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो आपको पता है कि बी का रामप्रसाद बिस्मिल यानी संस्थापक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद जी। तो अगर मिल जाएगा तो मार देंगे आप 2-4। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पंजाब नौजवान सभा भारत, ये भगत सिंह जी ने किया था। और रिवोल्ट ग्रुप का सूरज सेन। देख रहे हैं, आपको अगर मिलाना हो तो पहले अपने इजी टास्क को पकड़िए, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए आप लोग, देखिए कई बार हमने कहा ना जोड़ देते हैं, तो समझिए कि उसको लिखा करिए। ठीक है, जिसपे जोड़ दें। आपको पता है कि हमको आयोग के जो सारे पीवाईक्यू हैं हमको पता है कहाँ का पूछता है, कब पूछा गया है, सब चीजें हमको पता रहता है। ठीक है, चलिए
तो आप लोगों को भी क्या करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा, ताकि ऐसा मतलब पीवाईक्यू पढ़िए ताकि पता रहे कि कब कहाँ पूछा गया, किस सन में। तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दिया गया था, बताना है आपको। तो गोंडा जेल में। सुखदेव को, चलिए बताइए, तो लाहौर सेंट्रल जेल में। रोशन सिंह को इलाहाबाद में। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पे, तो गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर में। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो किसने, तो गोपीनाथ साहा ने। अच्छा, ऐसे प्रश्नों को लिख लिया करिए, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे इसका ही रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बम का दर्शन किसने लिखा था, तो भगवती चरण बोहरा ने। ये किताबें पूछा जाता है, किसने लिखा था बम का दर्शन, बस इतना ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मुस्लिम लीग एवं गठन एवं उसके कार्य प्रणाली, तो इसको हम अलग लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको बताना है कि पीवाईक्यू सीरीज आपको कैसा लग रहा है। देखिए, इसमें डिटेल नहीं किया जाता है, जितना आयोग के द्वारा पूछा गया बस उतना ही, ठीक है। अगर आप लोग उतना तैयार कर लेंगे तो घुमा फिरा के आयोग वही पूछेगा। बाकी हमारा जो भी कंप्लीट प्रीलिम बूस्टर सीरीज में दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करें अच्छे से। करंट अफेयर जितना दिया जा रहा है उतना काफी है। बाकी बजट हो गया हमारा, आर्थिक समीक्षा हो गया, जनगणना हो गया, कृषि हो गया, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे देते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं देंगे देंगे। तो मेरा टारगेट है कि 100 क्वेश्चन सही कराना है, मतलब इससे ज्यादा करा देंगे हम, टेंशन न लीजिए। तो क्या करना है, सीरियस होकर फॉलो करना है। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।